कक्षा द्वादशी के विद्यार्थी मित्रों, कल हम पूर्ति की अवधारणा अर्थशास्त्र के इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जहां हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और वे परिस्थितियां देखी थी जहां पूर्ति का नियम लागू होता है। एक बार मैं आपको पुनः विदित कराऊं कि पूर्ति का नियम हमें यह कहता है कि अगर बाजार में अन्य परिस्थितियां सामान्य रहती है तो अन्य परिस्थितियों के सामान्य रहने से अगर किसी आवश्यक वस्तु की अगर मूल्य उसका बढ़ता है तो उसके साथ साथ मात्रा भी उस वस्तु की बढ़ाई जाएगी। और यहां हम उत्पादक के व्यवहार की चर्चा कर रहे थे, तो उस नियम के लागू होने के जो अवधारणाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं जहां वो नियम लागू हो सकता है, वो उन पे हमने कल चर्चा की। और उससे आगे बढ़ते हुए आज कुछ व्यवहारिक कारणों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके देखते हुए हम ये देखते हैं कि ये नियम अटपटा होने के बाद भी लागू कैसे हो सकता है। यानी कि अगर एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो अगर बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो हो सकता है कि वो जो उपभोक्ता है वो उस वस्तु को ना खरीदे, लेकिन यहाँ ये नियम हमें कहता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये कौन सा दृष्टिकोण हमें ये पाठ दिखाना चाहता है? कुछ इसके कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह पाठ जो है वह उपभोक्ता के बजाय जो वस्तु का उत्पादक है उसके दृष्टिकोण से इस पूरी वृत्तांत को ये बता रहा है। तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह कहता है कि ऊंची कीमतों पर उपभोक्ता को अधिक लाभ मिलेगा। यानी अगर ऊंची कीमत है तो उपभोक्ता यानी जो बना रहा है, जो उस चीज का मैन्युफैक्चरर है, चाहे वह साबुन हो, चाहे वह कंघा हो, चाहे वह तेल हो, तो जो उसको जो बना रहा है उसकी सेल्स को ये बढ़ाएगा। क्यों? कि उसको मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। दूसरा कारण जो यह नियम हमें बता रहा है वह यह है कि ऊंची कीमतों पर नए निवेशकों का आगमन होगा। विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा के पड़ाव के बाद 11वीं कक्षा और अब 12वीं कक्षा में हमें उस स्तर पर पहुंचना है जहां हम बाजार की गतिविधियों को एक साधारण आदमी के बजाय एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से देख सकें। अगर एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से हम उन सब गतिविधियों को देखेंगे तो ही आपको अर्थशास्त्र समझ में आएगी। तो आप इसे उस दृष्टिकोण से देखिए कि एक अर्थशास्त्री जिसे बाजार की कीमतों से व्यक्तिगत रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वह देख रहा है और उसका मनन कर रहा है, तो वह क्या दृष्टिकोण से उनको देखेगा कि अगर कीमतें ऊपर ऊंची है तो जो उत्पादक है उसको सीधी सी बात है लाभ मिलेगा। दूसरा यह कारण है कि ऊंची कीमतों पर नए निवेशकों का आगमन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले 70 वर्षों में काफी डुलमुल रवैये से चली है, ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर नए निवेशकों का आगमन होता है तो यह एक सकारात्मक बात है जो इस नियम की सिद्धता पर प्रमाण लगाता है। अगला जो कारण है वह है दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की कीमत परिवर्तनशील होती है। हम ये देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्ष में सोने की क्या कीमत थी और 10 वर्ष बाद आज क्या कीमत है। क्या उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था? पेट्रोल की 10 वर्ष पहले की कीमत और आज 10 वर्ष बाद की कीमत पर हम विचार कर सकते हैं, क्या उसमें परिवर्तन नहीं हुआ? तो दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की कीमत परिवर्तनशील होगी, जो कि हम व्यवहार में देख रहे हैं, और वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। एक बहुत वर्तमान परिस्थिति की ओर यह कारण इंगित हो रहा है कि आज अगर बाजार में हम देखें तो क्या 10 साल पहले जितने टू व्हीलर्स या जितने वाहन बाजार में चल रहे थे, क्या वो संख्या आज नहीं बढ़ी है? और अगर वो संख्या बढ़ी है तो हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या उसमें चलने वाली फ्यूल की कुछ कमी आई है कभी? यानी बाजार में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और उस वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ाना आसान होता है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है लेकिन उसकी सप्लाई पर कभी कोई असर नहीं पड़ा है। चर्चा हमेशा इस विषय पर होती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जा रही है, लेकिन क्या कभी इस विषय पर चर्चा हुई कि भारत में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो? नहीं, वो कभी न हुआ था न कभी होगा, क्योंकि यहां एक व्यवस्था के हिसाब से इस पूरे ढांचे को आगे बढ़ाया जा रहा है जो यह कहता है कि दीर्घकाल में उन साधनों की कीमत तो परिवर्तनशील होती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है लेकिन क्या उसकी सप्लाई में कमी आई है?
नहीं, उसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं आई। तो यहां हमें जो पूर्ति की अवधारणा का जो नियम है, यह वर्तमान परिस्थिति में भी सिद्ध होता प्रतीत होता है कि जब कोरोना काल में आज हर एक जगह जो हम जीडीपी का उदाहरण देख रहे हैं, जो अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी या सेवाओं की जो पूर्ति है उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी कमी आई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी यथावत चल रही है, न उनकी मांग में कमी आती है न उनकी पूर्ति में कमी आती है। और वहां यह पूर्ति का नियम लागू होता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो उसकी पूर्ति में कमी नहीं की जाएगी, उसकी पूर्ति पहले से ज्यादा की जाएगी, क्योंकि यह उत्पादकों का बाजार है। दिस इज द मार्केट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जहां जो उत्पादक है वो ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़े, वस्तु की जो सप्लाई है वो आप बढ़ाएंगे और उस बेस पर वो अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर रहे हैं। यानी मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये नाम जितने बड़े हैं इनके काम भी उतने ही बड़े हैं। ये इस व्यवस्था के अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। और यहां हमने देखा कि जो पूर्ति का नियम है वो आज की परिस्थिति में कहां कितनी हद तक हमें लागू होता हुआ मालूम होता है। मित्रों, पूर्ति का नियम जो है उसे एक रेखा चित्र के माध्यम से अगर समझा जाए तो हमारे पास यहां दो अलग अलग फर्मों के आंकड़े हैं, और यानी जब कीमत 10 रुपए होती है तो एक फर्म जो है वो 300 मात्राएं, चाहे वो साबुन की मात्राएं हो सकती है, चाहे वह मंजन टूथपेस्ट है उसकी मात्रा हो सकती है, चाहे वह हमारे घर में काम आने वाली घी की मात्रा हो सकती है। तो ए और बी ये अलग अलग फर्में हैं और ये किसी एक्स वस्तु का बाजार मूल्य है। ये एक्स वस्तु कुछ भी हो सकती है। जब 10 रुपए मूल्य होता है तो हम उत्पादन का स्तर देख सकते हैं, जब 20 रुपए होता है तो हम उत्पादन का स्तर देख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्रम में हम यह देखते हैं कि जो ए का उत्पादन स्तर है वह 100 यूनिट प्रति इकाई की दर से बढ़ रहा है, और जो बी का स्तर है वह उससे दुगना यानी 200 रुपए प्रति इकाई की गति से जो है वो अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। तो अब इन दोनों फर्मों की जो सप्लाई ग्राफ है उसे अगर इस रेखा चित्र पे अगर देखा जाए तो जो ए फर्म है वो 10 रुपए में 300 यूनिट जो है वो सप्लाई कर रही है, 20 रुपए में वह 400 यूनिट सप्लाई कर रही है। तो ये ग्राफ यहां तक बढ़ेगा 20 रुपए में, ठीक है। 30 रुपए में वो जो यूनिट है वह सप्लाई उसकी रेट है 500 तक की, तो यहां पे भी ये ऐसे ग्राफ इसका चढ़ेगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि मैंने 200 के डिफरेंस से 1200 तक के चाप्स यहां बनाए हैं, 200, 600, 800, 1000 और 1200। तो इस चाप के ऊपर हमें यथावत ये जो आंकड़े हैं ये यहां पर देखने कि चाप पर ये किस प्रकार से ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। तो 500 और 40 की जब दर आएगी तो ये 600 तक चला जाएगा। तो ये यहां एक इसका फाइनल चाप हम बना सकते हैं कि यहां आने के बाद जो ये उत्पाद जो है वह अपनी चरम अवस्था को, यानी जो अपनी जितनी ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सकते थे उस दर को ये प्राप्त करेगा, जो कि 600 यूनिट यहां बताई गई है। अब अगर इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो ये इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ इसमें परिवर्तन हो जाए समय के अनुसार, लेकिन अभी हमारे यहां पर इस चाप पर यह जो फर्म ए है उसका रेखा चित्र कुछ इस प्रकार बन रहा है। अब जो फर्म बी है उसका पहला जो आंकड़ा है वो है हमारे पास 400 का, 400 यूनिट, और दूसरा जो आंकड़ा है वह है 800 यूनिट, तीसरा जो आंकड़ा है वो है 1000 और चौथा जो है 1200 का। तो बनाने में ही आप देख सकते हैं कि इतनी मुझे आसानी रही है, तो ये बहुत ही अच्छी दिशा में एक हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये ऊपर चढ़ रहा है। तो ये हो गया फर्म ए का और ये फर्म बी का, और इसका जो चरम बिंदु है वो है इसी पॉइंट पर यहां, ठीक है। तो ये हमने देखा ए पक्ष और ये देखा बी का। तो यहां हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों फर्मों का जो उत्पादन स्तर है वह जो बी फर्म है उसका ए से लगभग दुगना है, और हम देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व जिसे हम कहते हैं, यानी पूर्ति वक्र जिसे हम कहेंगे, वो ए का पूर्ति वक्र यहां से यहां तक है और बी का पूर्ति वक्र यहां से यहां तक है।
और क्योंकि ए के पूर्ति वक्र में बहुत धीमी गति से यह वक्र ऊपर बढ़ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो कोण भी बनेगा ये 90 डिग्री से कम का, यानी 40 डिग्री के कम का कोण बनेगा, और यह इस दिशा में ऐसे ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जो मात्राएं हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मूल्य है वो उस मात्राओं के अनुपात में नहीं बढ़ पा रहा है। और जो हमारा दूसरी जो फर्म है, इसकी मूल्य भी बढ़ रही है और इसकी मात्राएं भी बढ़ रही है, और बिल्कुल खुले तरीके से क्योंकि ये बढ़ रही है, तो ये बहुत ही एक सीधी दिशा प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन वक्र, जो ये जो सप्लाई कर्व जो होता है, जो पूर्ति वक्र जो होता है, वह घनात्मक होता है। क्यों घनात्मक होता है? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले पाठों में जो मांग के वक्र बन रहे थे वो इस तरह से बन रहे थे, इस तरह से बन रहे थे, लेकिन ये वक्र जो बन रहे हैं ये उनके बजाय दाएं से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो नकारात्मक वक्र थे, और ये घनात्मक यानी ऊपर की ओर बढ़ते हुए वक्र हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि अगर बाजार में यह पूर्ति है तो उसकी यह कीमत होगी। यहां सीधा सीधा यह नियम हम देख सकते हैं कि क्योंकि यह घनात्मक वक्र है तो कीमतें भी बढ़ रही है और पूर्ति भी बढ़ रही है। ए फर्म है उसकी कुछ कम गति से बढ़ी है, और जो बी है उसकी कुछ तेज गति से बढ़ी है, लेकिन बढ़ोतरी जो है वह हमें दोनों तरफ एक समान दिखाई दे रही है।